नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। द्रोणाचार्य के नाम पे जब एक अवार्ड मिलता है तो किस तरह की फीलिंग आती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। बहुत ही गर्व की, प्राउडनेस की फीलिंग आती है कि जो आपने आज तक काम किया है। और जब स्टार्ट किया था कोचिंग तो ये सोच के नहीं किया था कि आज इस मुकाम तक पहुंचेंगे। उसका एक थोड़ा सा छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ONGC ज्वाइन की थी उससे पहले मैं इंडिया और महिंद्रा वगैरह टीमों में खेलता था। इंडियन रेलवे से भी मैं कई टूर्नामेंट खेला हूँ, जबकि मेरी जॉब नहीं थी वहाँ पे। और पोडियम फिनिश किया हमने बहुत से टूर्नामेंट्स में। ONGC क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हॉकी की स्थिति उस टाइम की इतनी अच्छी नहीं थी हॉकी की इसमें। ONGC में जब मैंने ज्वाइन किया था तो 5-6 साल खेलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को इसी बेस पे ही मैं गया था कोचिंग करने के लिए कि मैं दोबारा ONGC टीम को कोच करूंगा। और इसका फ्यूचर जो मैं चाह रहा था, मैं जो आज तक खेलता आया था इतनी बड़ी टीम्स में, वैसी टीम में बनाऊंगा इसको। और उसके बाद मैंने 2005-06 में मैं NIS करने के लिए गया, वहाँ पे टॉप किया मैंने अपने बैच में। उसके बाद मैंने ONGC टीम का सफ़र स्टार्ट किया था। तो 2006 से लेके और 2009 तक 9 तक मतलब कि मैंने कोचिंग की ONGC को। उसके बाद में समाव इसका मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ है जो भी। तो उसके बाद फिर मैं हरियाणा टीम से जुड़ा था, स्टेट टीम से। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था। तो वापस मैं अवार्ड के ऊपर ही आना चाहूँगा कि जब एक खिलाड़ी खेलता है उस टाइम पे उसको अवार्ड मिलते हैं, और जब खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बन जाता है तो उसको जो अवार्ड मिलते हैं, उन दोनों में किस तरह से फर्क देखते हैं, फीलिंग में फर्क किस तरह से देखते हैं? डेफिनेटली जब आप किसी बच्चे को ग्रो होते देखते हो, जब उसको ट्रेनिंग करवाते हो और उसमें डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, तो और उसके साथ में फिर जब अचीवमेंट्स उसकी होती हैं तो उसको कोच को अपनी अचीवमेंट्स लगती हैं। उसको उससे ज़्यादा खुशी शायद या तो पेरेंट्स को होती है जब प्लेयर को जीतता है, या फिर उसके कोच को होती है। तो ऐसी फीलिंग आती है। और कोचिंग अपने आप में ही एक टीचिंग और कोचिंग जो प्रोफेशन है, इसमें प्लेयर ड्रिवन प्रोफेशन है ये, जिसमें कि आप प्लेयर जितना आपका ग्रो करेगा उतना आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। भारत में शुरू से अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट क्रिकेट का काफ़ी दबदबा रहा, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर आने लगे। हॉकी भी उनमें से एक था। हॉकी को ऊपर लाने में उड़ीसा सरकार की काफ़ी बड़ी भूमिका रही। उस चीज़ को आप आगे कैसे देखते हैं कि पूरे इंडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से काफ़ी प्लेयर आते हैं, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट आप देखते हैं? डेफिनेटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो बहुत बड़ी सपोर्ट करी है इसको फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। अदरवाइज साई का बहुत बड़ा रोल है, नॉट ओनली इन हॉकी ओनली, जितने भी अदर गेम्स हैं। साई अगर सपोर्ट ना करे इस लेवल पे, या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके ना दे, इतने कैंप्स को, एक्सपोजर्स को अगर ऑर्गेनाइज ना करे, तो बहुत ही मुश्किल होगा सरवाइव करना। और जहाँ तक हॉकी की बात है, डेफिनेटली एक एडिशनल सपोर्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ने दी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दी। और उसकी वजह से वहाँ की डेवलपमेंट भी हुई है हॉकी की। और साथ में उड़ीसा ने अपने वहाँ पे अकेडमीज़ को जो स्टार्ट करा है मैन और वुमेन की कई जगह पे, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत अच्छे लेवल का है। सारे जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उड़ीसा में ही होते हैं। इस तरीके से अगर पंजाब और हरियाणा और जो दिल्ली और जो दूसरे स्टेट्स हैं, वो भी अगर वो अपने आप को अकेडमी, स्पोर्ट्स हॉस्टल्स वगैरह, स्पोर्ट्स कॉलेजेस वगैरह, या अकेडमीज स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, नॉट ओनली हॉकी, दूसरे गेम्स की भी स्टार्ट करें, तो ड्रास्टिक रिजल्ट्स उसके हमको मिल सकते हैं। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि PSPB और पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं, जो PSUs के हैं, वो भी आगे बढ़कर प्लेयर को जॉब देते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं। ये सपोर्ट आप किस तरह से देखते हैं? एक टाइम ऐसा था ओलंपिक्स में अगर 30-40% पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से होते थे, चाहे वो ONGC है जो मेरी पेरेंट कंपनी है, या फिर इंडियन ऑयल है, या फिर भारत पेट्रोलियम है। उनमें हर एक स्पोर्ट्स में प्राइम जो प्लेयर्स होते थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारे क्राइटेरिया बहुत हाई लेवल पे हैं सेट, और उसकी वजह से हम बहुत क्वालिटी प्लेयर्स को नॉट ओनली उनको रिक्रूट करते हैं, बल्कि उसके बाद में उनको कोचिंग ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसकी और बहुत अच्छे से उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिससे ये क्रेज है प्लेयर्स के अंदर भी। एक टाइम ऐसा था कि बहुत क्रेज था कि ऑयल कंपनीज में आना है, तो करीब बच्चे ही वो आएंगे वहाँ पे।
इसी के जो आपकी ऑयल कंपनीज है उन्हीं का एक समूह है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। आपको पता होगा अभी उन्होंने एक एकेडमी है उनकी टेबल टेनिस की। एकेडमी कल्चर को किस तरह से देखते हैं जो पीएसपीबी सपोर्ट करती है, एकेडमीज क्रिएट कर रही है और भी स्पोर्ट्स में आनी चाहिए? डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर ये जैसे एक स्पोर्ट्स स्कूल होता है या स्पोर्ट्स कोई स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूट होता है, ऐसे ही स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर बहुत कोचेज को भी देख के लिया जाता है, ट्रेनर्स को भी लिया जाता है, बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में उसको वेल एजुकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, डाइट मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, तो वहाँ से बच्चे निकलेंगे, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। और इसका पीएसपीबी ने एक छतर राज किया है पूरा इंडिया के ऊपर, वर्ल्ड में हमारे बच्चे फेमस हुए हैं उसकी एकेडमी की वजह से। अगर ऐसी और भी एकेडमीज हों, हॉकी की एकेडमी हो, मेन की, वुमेन की, क्रिकेट की एकेडमी हो, तो जैसे रेलवे या दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग्स की वजह से आज मतलब कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो पेट्रोलियम पीएसपीबी का अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टेबल टेनिस में भी है। इसी वजह से अगर दूसरे गेम पे भी अगर वो करती है तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। आपकी जो जनरेशन है, आपकी खास तौर से बात करूंगा, उस समय में ऐसे पहले खेल के लिए पेरेंट्स जो है वो कम प्रोत्साहित करते थे। आप लोगों ने आके, जैसे आपका मैं रिज्यूमे देख रहा था, आप एमबीए कर चुके हैं शायद, तो इस चीज़ को अभी आगे आने वाली जनरेशन में किस तरह से देखते हैं कि खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल सकती हैं? बिल्कुल, पहले जिस तरीके से इंकरेजमेंट मिलती थी, मे बी कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सबको लगता था कि अगर पढ़ाई करें या तो स्पोर्ट्स करें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि बिल्कुल हाल के दिनों में करंट सिनेरियो में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं तो वो एक बच्चा जो आपको कोच सिखा रहा है वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा। दूसरी बात, उसको इम्प्लीमेंट अपने ढंग से कर सकेगा, वो क्रिएटिविटी उसकी बढ़ जाएगी, इनोवेशन बढ़ जाएगी, उसके अपने व्यूज़ खुल जाएंगे। तो उसमें शॉर्ट थोड़ा सा इंकरेजमेंट की भी ज़रूरत है, प्लस बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको एकेडमिक फील्ड में अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है। मेहनत उतनी होती है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको अवेयर करना बच्चे को। और ऐसे निकलते हैं बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें पैरेलली आप एकेडमिकली भी बहुत अच्छे होते हैं और प्लस स्पोर्ट्स में आप एक्सेल करते हैं। तो जैसे आप लोगों का स्पोर्ट हॉकी बेसिकली टेलीवाइज भी होता है, ओलंपिक में भी हमने देखा है, और यंगस्टर्स जो हैं जो बडिंग मतलब जूनियर्स काफ़ी बोलूँगा, वो देखते हैं, तो उनको अगर हॉकी में आना है तो किस तरह का रास्ता आप सजेस्ट करते हैं कि कैसे वो इस हॉकी को परस्यू कर सकते हैं? क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं नेशन वाइड, और आगे वो हमारे देश का नाम रोशन करें? देखिए, मैंने पहले भी बोला, जैसे जब तक एकेडमीज आपको बच्चे को नहीं मिलेंगे, हमारे टाइम पे इतनी एकेडमीज वगैरह नहीं होती थी, लेकिन जब जैसे हमने कॉलेज में फर्स्ट स्टेप रखा था तो एयर इंडिया एकेडमी उस टाइम पे नई स्टार्ट हुई थी, और उसके एयर इंडिया एकेडमी में मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो जो हमको समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करेंगे कॉलेज स्कूल के बाद, कॉलेज में जाके कहाँ पे खेलेंगे। ये आज भी बच्चों के लिए कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है इस टाइप की, जहाँ पे वो उनको समझ नहीं आता कि अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो अगर इस तरीके से एकेडमीज का जो प्रचलन बढ़ जाए, हर स्टेट में एक एटलीस्ट एकेडमी हो, उसमें 50-60 के करीब बच्चे हों, तो उनको अच्छे से ग्रूम किया जा सकता है, एक बेटर फ्यूचर इंडिया के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। तो एकेडमीज होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, ताकि जैसे ही वो एक लेवल पे आएगा बच्चा स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, अब उसको नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मेरा मानना है कि एक प्लेयर को वर्ल्ड क्लास बनने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 कोचेज लगते हैं हर एक स्टेप पे। तो एकेडमी के जो कोचेज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें, कि उसकी जो एक प्रॉपर बिल्डिंग है, शेप जो उसको देने की, वहाँ पे एकेडमी में शुरुआत हो जाती है। तो पहले के मुकाबले अभी एकेडमी स्ट्रक्चर बेटर है? पहले से काफ़ी कुछ सुधरा है, लेकिन नॉट अक्रॉस द कंट्री। कुछ स्टेट्स में है, जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा में बहुत अच्छा हो रहा है, कर्नाटका में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में भी सही चल रहा है, यूपी में भी है। अभी और भी बहुत से स्टेट्स हैं जो, अगर मैं स्पेसिफिकली हॉकी के बारे में ही बात करूं तो हरियाणा में अभी हमको ज़रूरत है कम से कम भी 2 एकेडमीज, अच्छी लेवल की एकेडमीज खुलने की, जिसमें एक मैन और एक वुमेन की हो।
पंजाब में एक दो एकेडमी बहुत अच्छी चल रही है, सुरजीत एकेडमी वगैरह, उनमें भी एक दो, क्योंकि बड़ा है पंजाब भी, तो उसमें भी एक और दो एकेडमी हो सकती है। दिल्ली में एक दो बहुत अच्छी एकेडमी होनी चाहिए जो बिल्कुल एक गढ़ है। साई डेफिनेटली काम कर रहा है इसके लिए। साई की भी अपनी स्कीम्स हैं जिसमें एनसीओ जो है ना, एक्सीलेंस, तो उसमें भी बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो उसमें नहीं आ पाते तो एटलीस्ट स्टेट्स के पास भी अपनी एकेडमीज होनी चाहिए, मेरा मानना यह है। तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अभी पीएसपीबी के अंडर जितनी ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया बना के स्कॉलरशिप पे यंगस्टर्स को लेना शुरू किया है। तो यंगस्टर्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनको किस तरह का एनकरेजमेंट मिलेगा इससे, और किस तरह से उनकी प्रतिभा निखरेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी उसी से मैं रिलेट करके बोलता हूँ, जैसे स्टेट्स में मैंने बोला एकेडमीज की जरूरत है, तो दिस इज मोर और लेस द सेम। पेट्रोलियम में ओएनजीसी का मैं अपना एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपको। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो स्कॉलरशिप पे मेरे पास खेले, वो 2-2, 3-3, 4-4 साल, और उसके बाद हमने उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया ओएनजीसी में ही। अगर हम क्योंकि सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अगर हमारे पास अगर वैकेंसीज उतनी नहीं है तो वही सेम बच्चे जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो रखे थे, सबको पता था इस लेवल के प्लेयर्स हैं, उनका किस लेवल पे चले गए हैं, वो एक्सपोजर मिलने के बाद उनको इंडियन ऑयल ने डायरेक्ट ले लिया। कुछ उसमें से भी अगर कोई बच गया तो भारत पेट्रोलियम में भी चले गए वो। इनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये तीनों इंडिया में लीडिंग टीम्स थी एक टाइम, तो इसका तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और उन्होंने ही लेटर स्टेज पे जाके जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता, उन्हीं बच्चों में से। मैक्सिमम हमारे 50% के करीब ऑयल कंपनीज से थे स्कॉलरशिप पे, जिसमें से ज़्यादातर तो हमारे ओएनजीसी से ही निकले हुए प्रोडक्ट है। तो स्कॉलरशिप का तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। बस मेरा एक मानना है कि आप कोचिंग बहुत सीरियस जॉब है। आप एक बच्चे के करियर को सही डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो और एक बच्चे के करियर को कहीं और भी ले जा सकते हो, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छे कोचेस को भी डिप्लॉय करना चाहिए उसके लिए, सो दैट कि उनका फ्यूचर बिल्कुल सेफ रहे। और ऑयल कंपनीज जितना जो बेनिफिट बच्चों को दे रही हैं, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो फैसिलिटेट करने से रिलेटेड है, चाहे फिर उसके बाद में उसको जॉब्स देने से रिलेटेड है, उतना शायद कोई भी नहीं दे रहा था एक वक्त पे। आज मेरे को जो लग रहा है कि शायद इसमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।